डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के सभी उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक जानकारी में हमारे पास है एपी का अनुपात कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे हमें ये पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एपी का प्रथम पद जो है वो ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। ऐसे होता है। दूसरे पद में यहाँ 1d आता है, तीसरे पद में 2 आता है, चौथे में 3 आएगा, पांचवें में 4 आएगा। अगर मैं ये कहूं कि nवें पद में क्या आएगा, तो एक बात और, इसको हम ये बोलते हैं कि पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। यानी A1 के बराबर यहाँ पे क्या है, A है, A2 के बराबर A प्लस डी है, A3 के बराबर A प्लस 2d है, A4 के बराबर A प्लस 3d है। हमने यहाँ से ये चीज ज्ञात की। तो यहाँ देखो, A1 में 0d है, A2 में 1d है, 3 में 2d है, 4 में 3d, यानी एक एक d कम होती जा रही है। तो यदि इसी तरह से हम चलते जाएं और an हमें ज्ञात करना पड़ जाए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से चलते गए अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, एक कम है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, n है तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अनुपात अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको an के द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एपी का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम ये जानते हैं कि एपी का प्रथम पद है वो ए है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा प्लस ए प्लस 3d, और इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। पहले पद को A1 लिखते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। तो पहला पद A हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा पद A प्लस डी लिखा, तीसरा पद A प्लस 2d लिखा, चौथा पद A प्लस 3d। यानी जो पद लिख रहे हैं डी में एक कम लिख रहे हैं। जैसे दूसरा पद है तो 1d, तीसरा पद है तो 2d, चौथा पद है तो 3d। तो अन्वें पद में क्या आ जाएगा, एक कम आ जाएगा n से। तो एपी का अनुपात है वो क्या हो जाएगा, ए n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये याद रखना है। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी अपने को, जैसे कोई आपको ये कह दे कि पांचवा पद ज्ञात करो, तो आप जोड़ जोड़ के पांचवा पद ज्ञात कर दोगे। लेकिन आपको ये कह दे कि ए 205 ज्ञात करो, तो ए 205 तो ऐसे एक 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 करके आप ज्ञात करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सीधा हम ये फार्मूला लगा देंगे ए 205 का, क्या हो जाएगा, ए प्लस 205 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 204 डी। ए और डी का मान आपके पास होगा जो हम यहाँ पे भर देंगे। तो इस तरह से अनुपात क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कैसे आपने ज्ञात किया वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। तो अब आगे एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। अब उदाहरण 3 है, यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। एपी 2, 7, 12 इस तरह से एक ये श्रेणी बढ़ती जा रही है। इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले देखो ए के बराबर क्या है, ए के बराबर होता है पहला पद यानी 2। डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरी टर्म माइनस पहली, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5। और n के बराबर हमारे पास कितना है, 10। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a 10 ज्ञात करना है। ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 9d हो जाएगा। a का मान हमारे पास कितना है, 2, 9, और d का मान है 5। तो ये 2 प्लस
9 5 45 और ये आ जाएगा 47। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक हमें क्रम दे रखा था, इस क्रम का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद यहाँ पे 2 है, डी है वो 7 माइनस 2 5 है, एन के बराबर 10 है। तो हमें ए 10 ज्ञात करना है। ए 10 के लिए फार्मूला, जैसे ए एन के लिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो एन की जगह हमने 10 रखा, तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 9 डी, और ए की जगह 2, डी की जगह 5, तो 2 प्लस में 45 बराबर 47 आ जाएगा। तो अतः एपी का 10वां पद है वो 47 होगा। अब उदाहरण 4 है, एपी 21 18 15 इस तरह से चलती जा रही है, कौन सा पद -81 है। जब हमें ये दे रखा हो पद -81 और एन की कीमत ज्ञात करनी है। इसके बाद है, क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। ए एन बराबर 0 है तो एन का कोई मान है, सकारण उत्तर दे। तो 2 प्रश्न हमारे पास यहाँ। एक बार तो ए की वैल्यू है वो 21, डी आपके पास है 18 माइनस 21 माइनस 3, और ए एन का मान है वो -81। तो सबसे पहले ए और डी आप लिख लिया करो। इसके बाद क्या करोगे आप, जैसे जो कुछ भी दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो दिया हुआ है वो यहाँ भर देंगे। ए एन बराबर हमें -81 दिया है, ए की वैल्यू 21 प्लस में एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान -3। तो ये होगा -81 बराबर 21 माइनस 3n और प्लस 3। 21 और 3 24, और ये उधर जाएंगे तो -81, चलो ये सीधा ही लिख लेता हूँ मैं एक बार, -21 माइनस 3 बराबर -3n। तो ये हो जाएगा 3 1 4 1 5, और इसके बाद 2 और 8 10 -3n। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3n बराबर 105, और n की वैल्यू आ जाएगी 105 बटे 3, 3 से ये कट जाएगा 35, तो n के बराबर 35। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 35वां पद है वो 35वां पद -81 है। तो यहाँ से जो n का मान आया वो आया 35। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो 35वां पद है वो -81 होगा। तो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि एपी में कौन सा पद -81 है। तो -81 कौन सा पद है, 35वां। अब ये कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो वही लिखेंगे। ए के बराबर हमारा 21 है, डी के बराबर 18 माइनस 21 -3, और ए एन बराबर हमारा 0 है। तो फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अब की बार 0 है, ए का 21 प्लस में एन माइनस 1, डी का -3। तो 0 बराबर 21 माइनस 3n प्लस 3, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, और उधर जाके होगा -24 बराबर -3n। इससे ये कट जाएगा, 24 बराबर 3n, और 3n के बराबर हम लिख सकते हैं 24, n के बराबर 24 बटे 3, 3 से ये कट जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8वां पद है वो शून्य है, 8वां पद शून्य है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे, एक तो ये पूछा था कि -81 कौन सा पद है, एक ये पूछा था शून्य कौन सा पद है। तो -81 वो 35वां पद आया, शून्य है वो 8वां पद आया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण 5 है, एपी का निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी ये संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ये क्रम हमें ज्ञात करना है।
यहाँ पे जो तीसरा पद है वो 5 है, A3 के बराबर हमें 5 मिला है, और सातवां पद 9 है, सातवां पद 9 है। तो सबसे पहले चाहे किसी चैप्टर का, किसी बुक का, किसी क्लास का क्वेश्चन है, आप उसमें ये देखो कि आपको दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो हमें दिया हुआ है A3 का मान और A7 का मान, और ज्ञात करना है ये क्रम। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये है 5। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये है 9। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, ये 2, और इसको विलोपन विधि के द्वारा हम हल करेंगे तो घटा 2, तो ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। -4D बराबर -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, D बराबर 4/4, ये 1 से कट जाएगा, D का मान 1 आया। D का मान समीकरण 1 में भर दो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर ये रखोगे तो क्या होगा, A प्लस 2 गुणा 1 बराबर 5, A प्लस 2 बराबर 5, A का मान आ जाएगा 5 माइनस 2, A बराबर 3। तो आपके पास A का मान आ गया, D का मान आ गया। तो AP क्या बनेगी, AP बनेगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये बनेगी AP। तो पहला मान तो A हो जाएगा, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 गुणा 1, 3 प्लस 3 गुणा 1, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये बना 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, ये AP बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ था, A3 और A7 दिया हुआ था। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 D, यानी A प्लस 2D, जो यहाँ हो उससे एक कम लिखेंगे, 7 है तो 6 लिख देंगे। फिर AD के लिए हमने ये इक्वेशन सोल्व कर ली और फिर AP में रख दिया जो हमें ज्ञात करना था। तो अभीष्ट API 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ती हुई। तो उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 6 है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 इस तरह से बढ़ता है, क्या कोई पद 301 है। तो यहाँ पे दी गई सूची है वो क्या है, पहले तो वो लिखो, वो है 5 11 17 23, ऐसे ऐसे बढ़ता गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको A का मान लिखना है, वो है 5। D का मान देखोगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 6, और हमें AN दिया हुआ है 301। तो A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D के बराबर हमारे पास होता है AN। तो A का मान 5 प्लस N माइनस 1, D का मान होगा 6 बराबर 301। तो ये 5 प्लस में 6 की गुणा करो, 6N माइनस 6 बराबर 301। ये 6N और उधर भेज दो 301, ये 6 प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा। 6N बराबर 307 में से 5 जाएंगे 302, N का मान 302/6, 302/6 काटोगे तो 151/3। ये एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 301 दी गई सूची में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ 151/3 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि 301 दिए गए संख्या सूची में नहीं होगा। अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आता तो हम ये कह देते कि nवां पद 301 है। यदि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो हम कहेंगे कि 301 दी गई सूची में नहीं है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 7 है,
दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की हो और 3 से विभाजित हो उनकी सूची बनाएंगे हम। 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है वो देखो। सबसे पहली 2 अंकों की संख्या जो 3 से भाग हो 12, दूसरी 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे ऐसे बढ़ती जाए तो लास्ट जो है जो 2 अंकों की संख्या है और 3 से विभाजित होती है वो 99 है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं तो इसका मतलब n हमें ज्ञात करना है। पहला पद a है वो 12 है, d है वो 15 माइनस 12 3 है और an यानी nवां पद है वो 99 है। तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an दिया हुआ है, n ज्ञात करना है। तो इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन लगातार आपके पास आया है। an का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है। a का मान 12 प्लस n का हमें ज्ञात करना है, d का मान 3 है और an है वो 99 है। अब इसको n के लिए सोल्व करना है। 12 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 99। 3n बराबर ये हो जाएगा 99 प्लस 3 माइनस 12। 3n बराबर 99 और 3 102। 102 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। n बराबर 90 बटे 3, 3 से ये कटेगा 30, n की वैल्यू कितनी आई? 30। तो अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं जो बनेगी, 2 अंकों की संख्याएं होगी कितनी? 30। 3 से विभाजित 2 अंकों की जो संख्याएं बनेगी वो 30 बनेगी। ये देखो क्वेश्चन क्या था, जो 2 अंकों की संख्या हो और 3 से विभाज्य हो। तो सबसे छोटी 12 है, सबसे बड़ी 99 है, 12, 15, 18 इस तरह से चलती गई। ये एक संख्याओं की सूची बनी जहां a 12, d 3, an 99 है। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला लगा के हम n का मान ज्ञात कर देंगे जो 30 आया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या होगी वो 30 होगी। अब उदाहरण 8 है, AP 10, 7, 4 इस तरह से बढ़ता हुआ -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से AP है, दी गई AP ये है 10, 7, 4 ऐसे ऐसे चलता गया -62 और इसका अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। तो अगर इसे हम दी गई AP की विपरीत ओर से लिखें, दी गई AP को अंतिम पद से लिखें तो किस टाइप से होगा ये? लिखें तो ये हो जाएगा -62। ये जैसे इधर 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, तो इधर ये 3 3 बढ़ता आ रहा है। अगर इधर घटता जा रहा है तो इधर क्या लिखेंगे? बढ़ता। 62 में से 3 हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? -59 और 59 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -56। 56 3 59 3 62। तो ये हम 3 3 जोड़ते हुए जा रहे हैं तो इस तरह से ये बन जाएगी 4, 7, 10। ये हमारी दी गई एपी थी और ये हमने अंतिम पद से लिख दी है। अंतिम पद से लिखेंगे तो ये अगर घटते हैं तो अंतिम पद से बढ़ते हुए हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ ए का मान है वो -62, डी है वो कितना हो जाएगा? -59 माइनस -62। तो -59 प्लस 62 कितना होगा? 3। ए का मान हमारे पास है, डी का मान है और हमें क्या ज्ञात करना है? A11 ज्ञात करना है। तो A11 देखो कैसे ज्ञात होगा।
A11 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। ए का मान -62 प्लस में 10 गुणा में 3 यानी -62 प्लस में 30 और -62 प्लस 30 क्या होगा -32। तो अतः अंतिम से 11वां पद है वो -32 हो जाएगा। अंतिम से हमें 11वां पद देखना है तो वो -32। तो दी गई एपी को हमने विपरीत दिशा में लिख दिया यानी अंतिम पद से लिख दिया। तो फिर अंतिम पद से लिखने के बाद पहला पद हमने -62 मान लिया और डी है वो -59 -62 3 आ जाएगा। A11 हम ज्ञात कर देंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 9 है 1000 रुपए की राशि 8% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करिए। तो हमें पहले तो साधारण ब्याज का फार्मूला आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो क्या है? साधारण ब्याज का सूत्र है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो 1000 रुपए की राशि है, 8% साधारण ब्याज है और प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज हमें परिकलित करना है। तो पहले वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? देखो मूलधन है 1000 रुपए, दर 8% गुणा समय 1 साल बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ब्याज आ जाएगा 1 साल के बाद 80 रुपए। अब दूसरे वर्ष के अंत में साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय है 2 बटे 100, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 160 रुपए। अब तीसरे वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1000 गुणा 8 गुणा 3 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24, 240 रुपए ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम चौथे, पांचवें, छठे इत्यादि का ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम चौथे, पांचवें, छठे का ब्याज, वर्षों का ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अब क्या करना है। तो जो सूची बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पे सूची बनेगी वो ये बनेगी कि 80, 160, 240 ऐसे ऐसे बढ़ता गया और कितने वर्षों तक? ये 30 वर्षों का हमें ज्ञात करना है। 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये एपी में है? तो यहाँ A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे। 160 माइनस 80, 80, A3 माइनस A2 ज्ञात करो। 240 माइनस 160, ये भी 80। यहाँ सारव अंतर समान है। अगर सारव अंतर समान है और वो किसके बराबर है? 80 के बराबर, तो इसलिए जो सूची बनी है वो एपी में है। अब हमें देखो क्या ज्ञात करना है। अब हमें A30 ज्ञात करना है। A30 ज्ञात करना है। A के बराबर कितना है? 80। D के बराबर हमने ज्ञात कर लिया 80 और A30 हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब n बराबर 30। तो A30 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 29D। A का मान 80 गुणा में 29, D का मान 80। 80 प्लस 8 9 72 और 8 दूनी 16 और 7 23, 2320 प्लस 80 2400 रुपए
यानी 30वें साल में जो ब्याज होगा या 30 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 30 वर्ष के अंत में ब्याज 2400 रुपये होगा। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो शुरू में साधारण ब्याज का सूत्र लिखा, पहले साल के अंत में साधारण ब्याज कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, इस तरह से हम चलते गए। हमें ज्ञात करना है कि 30वें में साधारण ब्याज कितना है। तो ये एक सूची बनी है। इस सूची को हमने सबसे पहले ये दिखाया कि यहाँ सारांतर समान है, तो ये एपी में है, एपी में है तो इसका 30वां पद हमने ज्ञात किया a + 29d करते हुए। तो इस तरह उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 10 है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। यानी इसी तरह से आगे बढ़ता है। उनकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो यहाँ देखो, पहली पंक्ति में गुलाब के पौधे हैं वो कितने हैं, गुलाब के पौधे हैं 23। अब दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे हैं वो कितने हैं, 21। तीसरी पंक्ति में गुलाब के पौधे हैं वो 19। इसी तरह से ये बढ़ता है और अंतिम पंक्ति है उसमें गुलाब के पौधे हैं वो 5 है। तो ये जो सूची बनेगी, अनुक्रम बनेगा, वो कैसा बनेगा, अनुक्रम होगा, किस टाइप का होगा, 23, 21, 19 ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ ये 5 तक जाएगा। ये एक एपी में, क्योंकि सारांतर यहाँ समान है, तो ए के बराबर 23, डी के बराबर 21 - 23, ये -2 हो जाएगा, और एन दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, और एन हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हल कर चुके हैं। तो फार्मूला लगाऊंगी, a + n - 1 × d बराबर an। a का मान 23, n हमें ज्ञात करना है, d का मान है वो -2 है, an का 5 है। तो ये होगा 23 -2 की गुणा करो, -2n + 2 बराबर 5, -2n बराबर 5 - 2 -23, -2n बराबर 23 2 25, 25 में से 5 गए -20, माइनस से माइनस हट जाएगा, n का मान 20/2 और ये कट के आ जाएगा 10। तो क्यारियों की संख्या कितनी है हमारे पास, 10। तो अतः क्यारियों की संख्या जो है वो 10 होगी। यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अनुक्रम बनेगा वो ये बनेगा 23, 21, 19 और इस तरह से लास्ट पद जो है वो 5 होगा। तो यहाँ a के बराबर 23 है, d बराबर -2, an बराबर 5, n हमें ज्ञात करना है। तो ये सूत्र लगाते हुए हम n का मान ज्ञात कर देंगे। ये n है वो क्यारियों की संख्या होगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।